वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। चलिए बात करते हैं पी ब्लॉक के ग्रुप 13 एंड 14 को क्विकली रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है, ये जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP126 है, ये S के दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं ड्यू टू द एनर्जी रीजन। मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाने पे इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन घटती जाती है। तो हम ये कहते हैं कि ये वाला जो पेयर है ये इनर्ट हो गया। इट इज़ नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, इट इज़ एक्टिंग लाइक ए इनर्ट पेयर, इसलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है। तो ग्रुप 13 का अगर आप कन्फिग्रेशन देखें NS2 NP1, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसकी जो दो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो आपकी +3 एंड +1 है, राइट। ग्रुप 14 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो +4 एंड +2। तो देर विल ऑलवेज बी अ डिफरेंस ऑफ 2। अगर आप ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखो, इनमें 2 का डिफरेंस है। मतलब +1 है तो +3 है, +2 नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो ये 2 पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर ये करे तो ये 3 होंगे, और अगर ये नहीं करते हैं तो ये सिर्फ 1 होगा, ठीक है। तो हमेशा 2 का डिफरेंस आएगा। ग्रुप 15 में 3 एंड 5, 16 में 4 एंड 6, 17 में 7 एंड 5। ग्रुप 18 के लिए हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि वैसे तो उसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट दे आर इनर्ट गैसेज, राइट। एंड स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। मतलब नीचे वाले मेंबर जो हैं ग्रुप 13 के, वो +1 शो करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ऊपर वाले मेंबर +3 शो करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। देन कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स तीनों ही मिलते हैं। मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, और मेटलॉइड्स के ऑक्साइड्स एम्फोट्रिक होते हैं। और फर्स्ट मेंबर किसी भी ग्रुप का काफ़ी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक या बिहेवियर शो करता है बाकी के मेंबर्स की कंपैरिजन में। इसको कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर। वो क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट मेंबर हमेशा छोटा होता है, स्मॉल साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी हाई होती है और उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते, इसीलिए वो 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना पाता है। एंड छोटे होने की वजह से जो साइडवेज ओवरलैपिंग है पाई बॉन्ड की, वो बहुत अच्छी होती है। तो पाई बॉन्ड ये बहुत अच्छे बनाते हैं, पर डाउन द ग्रुप आप जाओगे, साइज बढ़ता जाएगा, तो साइडवेज ओवरलैपिंग उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी डिस्टेंस की वजह से। इसलिए लोअर मेंबर ऑफ द ग्रुप पाई बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए से कार्बन आपको डबल बॉन्ड भी बनाता हुआ दिखेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता हुआ दिखेगा, अपने साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी, राइट। बट आप बोलोगे सर डाउन द ग्रुप वाले मेंबर के साथ कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाए, ऐसा होगा क्या? नहीं, वो बहुत अच्छे बॉन्ड नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन का अपना एक साइज है 2p ऑर्बिटल। अब लोअर मेंबर मान लीजिए कोई एक्स मेंबर है, उसका ये 4p ऑर्बिटल है, तो 2p और 4p में उतना इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होगा, इसलिए उतनी अच्छी पाई बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। ओके। देन अब जैसे बोरॉन है, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, 4 ही बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, तो ये BF4 1 नेगेटिव जैसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएगा। पर एल्यूमिनियम जिसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, वो अपना वैलेंस 4 से बढ़ा सकता है, मतलब 4 से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है। तो ये AlF6 3 नेगेटिव जैसा स्ट्रक्चर भी बना सकता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल एंड द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। एलिमेंट में थर्ड मोस्ट अबंडेंट है और मेटल में मोस्ट अबंडेंट मेटल है इन द अर्थ क्रस्ट, राइट। चलिए तो बोरॉन फैमिली की बात करें, तो बोरॉन फैमिली के जो की मेंबर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, बोरेक्स Na2B4O7.10H2O, करनाइट Na2B4O7.4H2O। तो ये 10H2 और 4H2 का डिफरेंस है बस, दोनों में बड़े इंपॉर्टेंट ये मिनरल्स हैं बोरॉन के। अब देखिए अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये ग्रुप 13 के मेंबर्स हैं। अब आयनाइजेशन एनर्जीज को देख लीजिए। अब पहला मेंबर क्योंकि छोटा होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हाई होती है। तो बोरॉन की पहली आयनाइजेशन एनर्जी 801, जबकि एल्यूमिनियम की पहली 577। तो काफ़ी बड़ा गैप है। तो मतलब बोरॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। जबकि एल्यूमिनियम गैलियम के बीच में उतना बड़ा गैप नहीं है, गैलियम इंडियम में उतना बड़ा गैप नहीं है, इंडियम थैलियम में उतना बड़ा गैप नहीं है। पहले दो मेंबर के बीच में गैप काफ़ी बड़ा रहता है, ओके। और एक एक्सेप्शन है, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बड़ा होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। पर एल्यूमिनियम और गैलियम में क्या होता है, गैलियम में डी इलेक्ट्रॉन्स की इन इफेक्टिव शील्डिंग की वजह से साइज बड़ा होने की बजाय ऑलमोस्ट उतना ही रहता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी वहाँ पर उल्टा बढ़ जाती है। तो एल्यूमिनियम से गैलियम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, कृपया इसे याद रखें, ठीक है। गॉट इट। उसके बाद 579 गया, फिर ये डिक्रीज कर रहा है 558, उसके बाद फिर से ये इंक्रीज कर रहा है। तो आई कॉल इट डू इफेक्ट, डाउन अप डाउन अप। यहाँ से डाउन हुआ, फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर अप हुआ, ठीक है। और इसमें हाईएस्ट कौन सी है, या चलिए लोएस्ट कौन सी है? हाईएस्ट तो आपकी बोरॉन की होगी, लोएस्ट आपकी 558, दैट इज इंडियम। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो उसकी 2427 है बोरॉन की।
एल्यूमिनियम की 1816। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम की सबसे कम है पूरे ग्रुप की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जीज में। और थर्ड में फिर इंडियम है। तो मतलब फर्स्ट एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इंडियम की सबसे लोएस्ट है और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम की लोएस्ट है। ये आप याद कर सकते हैं। बोरॉन एक सेमी मेटल है, एक्सट्रीमली हार्ड है, ब्लैक है, और डाउन द ग्रुप जब आप जाते हैं, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज करता है, मतलब आपका तो नहीं डिक्रीज करेगा, इन मेंबर्स का डिक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, पर एल्यूमिनियम का गैलियम से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जीज 1 हो या 2 हो या 3 हो, ये तीनों ही डू इफेक्ट फॉलो करती हैं। डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करती है, अपवर्ड एरो का मतलब है इंक्रीज, डाउन एरो का मतलब है डिक्रीज। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है अप टू गैलियम। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, 303 कैलोरी, मतलब रूम टेम्परेचर पे गर्मियों में आपको ये क्या मिलेगा, ये आपको मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखें, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है अप टू गैलियम और फिर उसके बाद इंक्रीज करता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट लगातार डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले डिक्रीज करती है, लास्ट में फिर इंक्रीज करती है। ठीक है, सॉरी, मतलब पहले डिक्रीज करती है, उसके बाद फिर इंक्रीज करती है। नेक्स्ट, तो ग्रुप 13 के कंपाउंड्स अगर हम देखें तो ग्रुप 13 की कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। क्यों? क्योंकि ग्रुप 13 का मतलब है कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप 3 ही बॉन्ड बना पाएंगे, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ऑक्टेट आपका इनकम्प्लीट हुआ। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इनको लुईस एसिड कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आपकी देखिए BCl3, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से एक पेयर एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि बोरॉन के पास यहाँ पे एम्प्टी 2p ऑर्बिटल था, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब बोरॉन के टोटल बन गए 4 बॉन्ड, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये एक लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, पर AlCl3 ऐसा नहीं करता। AlCl3 अमोनिया से डोनेशन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेगा, वो कहता है कि मैं यार डाइमर बना लूंगा। तो BCl3 तो कॉम्प्लेक्स बना लेता है, AlCl3 इट अचीव स्टेबिलिटी वाया डाइमर फॉर्मेशन। गॉट इट? जैसे AlCl3 का ये एक मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल आ गया। तो देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम तो 3 ही बॉन्ड बना पा रहा है, फोर्थ बॉन्ड कैसे हो रहा है? ये क्लोरीन एक्स्ट्रा डोनेट कर रहा है अपना पेयर इस एल्यूमिनियम को, तो चौथा बॉन्ड क्लोरीन की तरफ से डोनेशन से बना। तो ये 2 बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं, राइट। अब इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं स्ट्रक्चर के, कि जो ये टर्मिनल बॉन्ड है ये 206 पाइकोमीटर का है, और ये जो आपका डोनेशन हुआ है क्लोरीन से एल्यूमिनियम, ये 221, मतलब ये लंबा बॉन्ड है, थोड़ा सा वीकर है कंपैरेटिवली। बाहर का बॉन्ड एंगल 118 है, अंदर का बॉन्ड एंगल 79 है। और ये वाला जो आपका बॉन्ड है, दिस इज, इसको बनाना बॉन्ड आप आराम से बोल सकते हैं। तो ये बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। और कितने एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है? 1 2 3, 3 एटम्स के बीच में। तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसको कहते हैं। ठीक है, नाउ इन ट्राइवेलेंट स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर कोवेलेंट। ट्राइवेलेंट स्टेट में मोस्ट ऑफ द कंपाउंड कोवेलेंट क्यों है? क्योंकि M के ऊपर अगर 3 पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर काफ़ी हाई होगी। पोलराइजिंग पावर हाई होगी तो फजान रूल के अकॉर्डिंग उस पर कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होना चाहिए। ठीक है, जबकि M+1 वाले जो होंगे, मतलब लोअर मेंबर जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, उनके ऊपर क्योंकि लोअर चार्ज है तो उनका पोलराइजिंग पावर भी कम होगी, इसलिए वो रादर आयनिक बॉन्ड बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। ओके, तो ट्राइवेलेंट में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, और मोनोवेलेंट में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड आपके हाइड्रोलिसिस शो करते हैं, तो दे इजीली अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन वाटर, राइट। इसीलिए देखिए लोअर मेंबर जो है थैलियम, इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है इसके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो ये +1 में जाने की कोशिश करेगा हमेशा। तो अगर थैलियम आपका +3 में प्रेजेंट भी है तो ये कहेगा नहीं यार मुझे +1 में जाना है। ठीक है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर में जाने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो खुद रिड्यूस होगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो थैलियम +3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। देखिए क्रिस्टलिन बोरॉन बहुत ही अनरिएक्टिव है, बड़ी मुश्किल से रिएक्ट करता है, जबकि पाउडर्ड फॉर्म में ये फिर भी थोड़ा बहुत रिएक्ट कर जाता है हीट करने पे। ठीक है, तो ये अगर जो एलिमेंट्स हैं, E स्टैंड्स फॉर एलिमेंट, मतलब ग्रुप 13 के सारे एलिमेंट्स, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कोरिस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स बनाते हैं जो कि सॉलिड्स हैं, और नाइट्रोजन से रिएक्ट करके कोरिस्पॉन्डिंग नाइट्राइड्स बनाते हैं। देन B2O3 आपका एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि बोरॉन इज मोर ऑफ अ नॉन मेटल। एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड्स आपके एम्फोट्रिक हैं, मतलब एसिड बेस कैरेक्टर दोनों शो करते हैं, ये दोनों से रिएक्ट करते हैं। और इंडियम और थैलियम के बेसिक हैं। रिएक्टिविटी विद एसिड्स एंड अल्कलीज में क्या होता है? बोरॉन भाई साहब क्योंकि बहुत ही अनरिएक्टिव है, ये रिएक्ट नहीं करते, ये बोलते हैं मैंने रिएक्ट करना ही नहीं है। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी आपकी थोड़ी बढ़ेगी। एल्यूमिनियम क्योंकि एम्फोट्रिक रहता है, ये दोनों से रिएक्ट कर जाता है, एसिड से भी बेस से भी। तो देखो एसिड से रिएक्ट करके भी H2 गैस रिलीज करता है, बेस से रिएक्ट करके भी H2 गैस रिलीज करता है। तो HCl से रिएक्ट किया तो AlCl3 बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से किया तो सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट बनाया, और H2 दोनों में ही रिलीज हुई।
HNO3 से रिएक्ट करेगा। तो इसके ऊपर, क्योंकि देखिए HNO3 सिर्फ एक एसिड नहीं है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो इसके सरफेस पे ये Al2O3 की लेयर बना देता है, जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन रुक जाता है, क्योंकि Al2O3 बहुत हार्ड लेयर, बहुत हार्ड एक कोटिंग हो जाती है, तो इसकी वजह से ये पैसिव हो जाता है, मतलब ये फर्दर रिएक्ट नहीं करना चाहता। हेलोजेंस के साथ ये हेलाइड्स बनाते हैं। अब क्योंकि ट्राईवेलेंट है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 बॉन्ड बनाएंगे AlCl3 BCl3 इस तरह से, राइट। देन बोरॉन का हाइड्रोक्साइड BOH थ्राइस। अब आप इसको BOH थ्राइस लिखो या H3BO3 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपका बोरिक एसिड, ये ऑर्थोबोरिक एसिड बोल दीजिए, ये एसिडिक होता है ऑब्वियसली, इसलिए इसको एसिड बोलते हैं। एल्यूमिनियम और गैलियम के हाइड्रोक्साइड भी एम्फोट्रिक हैं, ऑक्साइड्स भी एम्फोट्रिक हैं, और इंडियम और थैलियम हाइड्रोक्साइड्स नहीं बनाते। ओके, नाउ एल्यूमिनियम हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर O2, इसलिए Al2O3 बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, बहुत हार्ड लेयर बनती है ये, और ये नॉर्मली इस लेयर को मतलब तोड़ना या डिजोल्व करवाना किसी एसिड बेस में पॉसिबल नॉर्मली नहीं होता, ठीक है। तो ये इसीलिए क्योंकि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में बहुत ही स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। देखो 1670 किलो जूल पर मोल इतनी हीट निकली है रिएक्शन में जब 1 मोल Al2O3 बना यहाँ पे। ओके, एंड TlI3 अगर आपको दिया हो तो ऐसा मत सोचना यहाँ पे थैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, नहीं, ये उल्टा थैलियम 1 पॉजिटिव और I3 नेगेटिव के बीच की बॉन्डिंग से बनता है, ठीक है। फिर एसिडिटी ऑर्डर की बात करें तो नॉर्मली हम सोचते हैं कि यार जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े होंगे उतनी एसिडिटी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पे एसिडिटी बढ़ती है। तो हम सोचेंगे कि BF3 की सर ज़्यादा होनी चाहिए BI3 से, पर होता क्या है, देखिए BF3 में क्या होता है, बोरॉन का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो भी 2p है, और फ्लोरीन का जो भरा हुआ ऑर्बिटल है वो भी 2p है। तो सेम साइज का होने की वजह से फ्लोरीन बोलता है कि भाई मैं तेरे को डोनेट कर देता हूँ, क्योंकि दोनों के ऑर्बिटल 2p हैं, मेरा भरा हुआ तेरा खाली है, ठीक है। तो लेट्स हैव अ बैक बॉन्डिंग। तो ये बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि दोनों का ऑर्बिटल साइज कंपेरेबल है, ओवरलैपिंग अच्छी होती है, तो बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा। तो बोरॉन के फिर 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, तो भाई साहब डेफिशिएंट नहीं रहे ना, ये बोलेगा यार मेरे 4 चाहिए थे, मेरे को 4 बन गए, अब मैं डेफिशिएंट नहीं हूँ, तो मैं एसिडिक नहीं हूँ। तो बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग होने की वजह से BF3 का एसिडिक करेक्टर उल्टा कम हो जाता है। और BCl3 में क्या होगा, क्लोरीन में यहाँ पे 3p ऑर्बिटल होगा, 3p2b का ओवरलैप उतना अच्छा नहीं होगा, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग थोड़ी कम होगी। BBr3 में और भी कम होगी, BI3 में तो छोड़ दो, भूल ही जाओ कि होगी, इसलिए इसका एसिडिटी ऑर्डर ऐसा रहता है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। देन कमिंग टू द बोरेक्स, बोरेक्स का फॉर्मूला आप अगर आप कोर फॉर्मूला लिखें तो Na2 ब्रैकेट B4O5OH4 ब्रैकेट क्लोज 8H2O, ठीक है। तो इसका जो कोर स्ट्रक्चर B4O5OH4 ये कैसा है, देखिए 4 बोरॉन ये आगे और 4 ऑक्सीजन, तो ऐसा एक पॉलीगन बना लीजिए, ठीक है। ये 8 एटम्स का, तो अल्टरनेट होंगे, मतलब बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन ऑक्सीजन, राइट। आप बोलोगे सर 4 ऑक्सीजन तो आ गए, 5वां कहाँ गया, 5वां बीच में ब्रिज बनाएगा ऐसे, ठीक है। तो पहले B4O5 का आपने ये पॉलीगन सा बना दिया ब्रिज वाला, अब चारों बोरॉन पे एक एक OH लगा लो। ओके, तो देखो ये वाला जो बोरॉन है इसके 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला भी इसके भी 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, sp2 है, जबकि ये वाला बोरॉन और ये वाला बोरॉन इन दोनों के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये sp3 हैं। तो इसमें आउट ऑफ 4 बोरॉन 2 बोरॉन sp2 हैं और बाकी के 2 बोरॉन sp3 हैं, राइट। BOB लिंकेजेस कितनी है, 5, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेट्राबोरेट आयन, B4O5OH4 2 नेगेटिव, टेट्राबोरेट। तो बोरेक्स को टिंकल भी कहते हैं, ठीक है। वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड होता है ये। तो अब देखिए बोरेक्स का एक्वा सॉल्यूशन अल्कलाइन होता है, इसको पानी में डिजोल्व करोगे तो अल्कलाइन बनेगा, कैसे, देखिए Na2B4O7 प्लस वाटर आपको देता है H3BO3 जो कि एक वीक एसिड है प्लस Na जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन आपको क्या देगा, बेसिक सॉल्यूशन ही देगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन, राइट, यस। अब और बोरेक्स को अगर आप हीट करें तो पहले ही अपने ये 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करता है फॉर्मिंग Na2B4O7, फर्दर हीट करते हैं तो ये टूट के NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट प्लस B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड बनाता है, और B2O3 से भी आप ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं बाहर, कैसे, उसको रिड्यूस करके। तो रिड्यूस करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे मैग्नीशियम और सोडियम अच्छे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इनको यूज़ करके ये क्या बोलते हैं कि भाई अपनी ऑक्सीजन हमें दे दे और तू बाहर निकल जा। तो बोरॉन आपको बाहर एलिमेंटल फॉर्म में मिल जाएगा लगभग 95 से 98% प्योरिटी का। दिस इज हाउ वी गेट बोरॉन फ्रॉम बोरेक्स। ओके, देन किसी किसी सॉल्ट को अगर हम बोरेक्स पाउडर के साथ प्लेटिनम वायर लूप पे हीट करते हैं, ठीक है, तो वो कलर्ड बीड्स बनाता है, ठीक है, मोती जैसे वो स्ट्रक्चर वो बनाएगा वो, तो वो कलर से आपको आइडिया लगेगा कि ये जो सॉल्ट था ये किस मेटल का सॉल्ट था। तो दिस इज कॉल्ड बोरेक्स बीड टेस्ट, बोरेक्स बीड टेस्ट,
राइट। जैसे कॉपर के साथ ये ब्लू कलर की बेस बनाता है, ठीक है, कोबाल्ट के साथ भी, देन क्रोमियम के साथ ग्रीन, निकल के साथ ब्राउन। तो अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग कलर्स आपको सॉल्ट देते हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या आइडिया लगा सकते हैं कि मोस्टली ये वाला सॉल्ट रहा होगा। देन कमिंग टू द ऑर्थोबोरिक एसिड, देखिए ऑर्थोबोरिक एसिड क्या है, एक वीक मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक मतलब ये देखिए, ये जो ऑर्थोबोरिक एसिड ना H3BO3, ये H3BO3 तीन H पॉजिटिव नहीं देता, ये भाई साहब उल्टा एक OH नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये H पॉजिटिव देते नहीं हैं, ये OH नेगेटिव लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो BOH थ्राइस प्लस वाटर गिव्स यू BOH4 1 नेगेटिव। देखो यहाँ 3 OH थे, यहाँ पे 4 हो गए, तो ये OH नेगेटिव एक्सेप्टर है। और इसको हीट करते हैं तो पहले ये HbO2 बनता है और फर्दर हीट करने पे ये टूट के B2O3 बनाता है। तो मतलब बोरिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या है, B2O3, एंड इट्स अ वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड, स्लिपरी है टच करने पे और स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। और ये आपका इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। तो देखिए ये एक H3BO3 है, ये दूसरा है। तो कैसे ये आपस में H बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो H बॉन्डिंग से ये जो आपका हेक्सागन जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसमें कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एटम्स हैं, पर स्ट्रक्चर इज लाइक अ हेक्सागन और उसमें दो जगह पे H बॉन्डिंग हो रखी है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको याद होना चाहिए, पता भी होना चाहिए इसमें H बॉन्डिंग कैसे हो रखी है, राइट। तो इट्स अ लेयर स्ट्रक्चर विद प्लेनर BO3 यूनिट्स। तो कोई पूछे कि बोरिक एसिड के स्ट्रक्चर में यूनिट्स क्या हैं, BO3 के रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं और इट्स अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, इसलिए स्लिपरी है थोड़ा टच करने पे। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, डाइबोरेन B2H6, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्राइड है, बड़ा बड़ा बेसिक एनहाइड्राइड है इसका, ठीक है, सॉरी एनहाइड्राइड नहीं, हाइड्राइड है इसका। कलरलेस होता है, हाईली टॉक्सिक गैस है, बर्न्स स्पॉन्टेनियसली, तो उसको एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है। तो BF3 को LAH के साथ आप ट्रीट करोगे, LAH एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो फ्लोरीन को हटा के उसकी जगह हाइड्रोजन लगा देता है और आप समझ लीजिए कि BH3 के 2 यूनिट मिलके B2H6 बना के, तो 2B2H6 प्लस LiF प्लस AlF3 बाई प्रोडक्ट्स याद रखना। ये पूछा जा सकता है कि B2H6 की प्रेपरेशन के रिएक्शन क्या क्या हैं। NaBH4 को I2 से ट्रीट करोगे तभी B2H6 बनता है। BF3 को NaH के साथ सोडियम हाइड्राइड से ट्रीट करोगे, ये भी आपका हाइड्राइड डोनर है, ये भी B2H6 बनाएगा, ये आपकी इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन का रिएक्शन है। देन B2H6 क्योंकि एक अच्छा फ्यूल है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पे ये क्या देता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी छोड़ता है, काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए एक अच्छा फ्यूल है ये, ठीक है। देन B2H6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक है। इसमें ये जो बनाना बॉन्ड आपने पढ़ा हुआ है, बनाना बॉन्ड में क्या होता है, 3 एटम्स के बीच में बना हुआ है पर हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो उसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। और क्योंकि इसमें 3 एटम्स हैं पर 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अब इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में नॉर्मली पूछे जाते हैं ये जो बाहर वाला BH बॉन्ड है इनको बोलते हैं टर्मिनल, या इनको बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि 2 एटम्स के बीच में बने हुए हैं तो मतलब 2 सेंटर, और इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन बॉन्ड्स को कहते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या टर्मिनल बॉन्ड्स। तो टर्मिनल बॉन्ड्स आपके 119 पाइकोमीटर लेंथ के हैं, और जो बीच वाले बनाना बॉन्ड वाला BH बॉन्ड है वो 134 पाइकोमीटर का है, मतलब लंबा है, वीक है। तो अगर तोड़ना हो तो पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला टूटेगा, ठीक है। देन एंगल्स की भी डिफरेंस रहता है इनमें, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो ये भी आपको कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। एंड ये बोरॉन क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, टेट्राहेड्रल, तो ये 2 बॉन्ड आपके सेम प्लेन में हो जाएंगे, ये प्लेन से ऊपर, ये प्लेन से नीचे, ठीक है, इट्स अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, दिस इज वन प्लेन, ये वाला बॉन्ड प्लेन से ऊपर है, ये वाला बॉन्ड प्लेन से नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। तो क्योंकि B2H6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो उसको अगर आप एक न्यूक्लियोफाइल से ट्रीट करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल इसको तोड़ेगा। अब वो कैसे तोड़ेगा, देखो NCH3 थ्राइस, मतलब एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल आपने लिया, तो बल्कि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इसको सिमेट्रिकली तोड़ता है, ऐसे बीच में से बिल्कुल सिमेट्रिकली तोड़ेगा। तो एक BH3 अलग हो गया, दूसरा BH3 अलग हो गया, राइट। तो अब क्या होगा, ये बोरॉन बोलेगा भाई मेरे 4 बॉन्ड थे, तुमने एक तोड़ दिया, तो उसकी भरपाई करो, ठीक है। तो BH3 तो रह गया, चौथा बॉन्ड जो था उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल बोलता है कि भाई ये बॉन्ड तोड़ के मैं तेरे साथ अटैच हो जाता हूँ, तो बल्कि न्यूक्लियोफाइल इसको सिमेट्रिकली तोड़ता है बीच में से, समझे। तो 2 BH3.NCH3 थ्राइस यूनिट्स बना रहे हैं, ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी कॉम्प्लेक्स बना लेता है इसी तरह से। देन तो ये होगी आपकी सिमेट्रिकल क्लीवेज, गॉट इट। पर अगर एक छोटे न्यूक्लियोफाइल लाइक अमोनिया है उसके साथ तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होती है, लाइक ऐसे एक BH2 अलग हो जाएगा, तो बोलेगा यार मेरे तो तुमने 2 बॉन्ड का नुकसान कर दिया, 4 से मेरे को 2 पे ले आए, तो भरपाई करो। तो 2 तो मेरे पास हाइड्रोजन है, बाकी 2 फिर ये बोलेगा न्यूक्लियोफाइल 2 मुझे, ठीक है। तो आउट ऑफ 4 बॉन्ड्स 2 हाइड्रोजन थे, बाकी के 2 न्यूक्लियोफाइल होंगे। और जब ये ऐसे टूटा है
तो दूसरा बोरॉन कहेगा कि मेरे तो भाई 4 पूरे के पूरे हैं, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो दूसरा आपका BH4 1 नेगेटिव ही रहेगा। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। एक पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पार्ट पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो छोटे न्यूक्लियोफाइल के साथ अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग और बड़े न्यूक्लियोफाइल के साथ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। देन तो अमोनिया से जब इसको ट्रीट करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको फर्दर हीट करें तो ये बोरेजीन बनाता है, जिसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक बेंजीन से मिलता है, पर ये बेंजीन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि बेंजीन में सारे कार्बन है, उनके बीच में कोई पोलैरिटी नहीं है, पर यहाँ पर बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और पोलैरिटी है, तो पोलैरिटी की वजह से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो बोरेजीन का स्ट्रक्चर भी आपको याद होना चाहिए, जस्ट लाइक बेंजीन अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं और हर एक पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। अब इसके यूजेस क्या है बोरेजीन के? देखिए, बोरॉन फाइबर, ठीक है, सॉरी नॉट बोरेजीन के, बोरॉन के यूजेस हैं ये। तो बोरॉन फाइबर जो हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के काम आते हैं, लाइट कॉम्पोजिट मटेरियल फॉर एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन। देन बोरॉन का ये जो आइसोटोप है, ये न्यूट्रॉन्स, B10 जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। बोरेक्स एज अ फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग, ठीक है। बोरिक एसिड हीट रेजिस्टेंट ग्लास, ग्लास वूल, फाइबर ग्लास, इन सब में काम आते हैं ये, ठीक है। देन कमिंग टू द कार्बन फैमिली, देखिए कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो कार्बन सिलिकॉन आपके नॉन मेटल्स हैं, जर्मेनियम आपका मेटलॉइड है और लास्ट के दो आपके मेटल्स हैं। कार्बन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसके C12 और C13 जो है ये स्टेबल आइसोटोप्स हैं और C14 आपका रेडियो एक्टिव है। सिलिकॉन सिरामिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ग्लास में, सीमेंट में, इनमें काम आता है, ठीक है। जर्मेनियम के बारे में कुछ ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। टिन में याद रखिए SnO2 का इंपॉर्टेंट एक मिनरल है, ओर है, और लेड के लिए PbS का इंपॉर्टेंट ओर है। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स, डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो आयनिक और कोवलेंट रेडियस दोनों ही बढ़ते हैं, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है अप टू 10, जो कि हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि डाउन द ग्रुप घटनी चाहिए, 10 तक वो घटती है, लास्ट में वो बढ़ जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ इनइफेक्टिव शील्डिंग, ठीक है, इसलिए लास्ट में वो बढ़ जाती है। गॉट इट? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज फर्स्ट देन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो पहला वाला गैप काफ़ी बड़ा है, उसके बाद वो लगभग कांस्टेंट सी रहते हैं, मतलब हल्का हल्का सा डिफरेंस है, पर वो डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है। ओके, देन मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज अप टू 10 और लास्ट में फिर इंक्रीज कर जाता है। तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट की कहानी ऑलमोस्ट सिमिलर है। बॉइलिंग पॉइंट लगातार डिक्रीज कर रहा है, डेंसिटी पहले डिक्रीज करती है, लास्ट में फिर इंक्रीज कर जाती है। तो ये देखिए प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की 2.5 है, उसके बाद ये लगभग बराबर है सबकी, और लास्ट में फिर से बढ़ गई। मेल्टिंग पॉइंट देखिए डिक्रीज किया, बहुत बड़ा डिक्रीज हुआ स्टार्टिंग में, बहुत बड़ा, 4373 से 1693, उसके बाद उतना बड़ा जंप नहीं है, पर हाँ मेल्टिंग पॉइंट लगातार डिक्रीज किया 10 तक, उसके बाद बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट लगातार घट ही रहा है, और कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन नहीं करते। डेंसिटी आपकी देखिए डिक्रीज की और उसके बाद इंक्रीज कर रही है ना, डिक्रीजेज फर्स्ट देन इंक्रीजेज। तो ये चीज़ याद रखना, इन प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखिए कार्बन की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो है +4, +2 एंड -4। सिलिकॉन +4, -4, जर्मेनियम +4, -4, टिन और लेड क्योंकि मेटल्स हैं तो बोलते हैं हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो नहीं करेंगे, क्योंकि मेटल्स का काम लूज करना होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं होता। तो ये +2, +4, +2, +4। और लेड क्योंकि सबसे नीचे वाला मेटल है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये बोलेगा कि मेरा +2 ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए लेड हमेशा +4 से +2 में जाने की कोशिश करेगा, मतलब खुद रिड्यूस होना चाहेगा। तो जो भी आपका Pb+4 वाले कंपाउंड है लाइक PbO2, दे विल बी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब इनके ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो दो तरह के बनते हैं, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, लाइक CO, SiO, GeO, CO2, SiO2, GeO2, PbO2, SnO2, ठीक है। अब जो इसकी डाइऑक्साइड्स हैं CO2, SiO2, GeO2 और GeO, ये आप कैसे लिखें? ओके, और SnO, SnO2, PbO, PbO2, ये आपके एम्फोट्रिक हैं। CO इज़ न्यूट्रल, ये इंपॉर्टेंट है याद करने को, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं, एसिडिक, एम्फोट्रिक, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है। तो ये तो P ब्लॉक के सारे ही याद कर लेने हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये पानी से रिएक्ट नहीं करते। टिन बोलता है गरम गरम पानी चाहिए मेरे को, स्टीम, तभी SnO2 + H2 बनाता है। लेड इज अनअफेक्टेड ड्यू टू द PbO लेयर फॉर्मेशन ऑफ इट्स सरफेस। हैलाइड दो तरह के बनते हैं, क्योंकि आपके +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना, तो डाईहैलाइड बनेगा और टेट्राहैलाइड बनेगा। और टेट्राहैलाइड में क्योंकि +4 चार्ज है, हाई पोलराइजिंग पावर, फजान रूल, तो ज़्यादातर कोवलेंट होंगे वो। तो टेट्राहैलाइड्स आर मोस्टली कोवलेंट, पर टिन और लेड वाले जो फ्लोराइड्स हैं ये आयनिक है। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि टिन और लेड एक तो पहले मेटल्स हैं,
मेटल नॉर्मली कोवलेंट कंपाउंड नहीं बनाना चाहते। ऊपर से फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए वो एक फेवरेबल कंडीशन भी है। तो इसलिए टिन और लेड के जो टेट्राफ्लोराइड हैं दे आर आयनिक, याद रखिए, ठीक है। देन GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2। मतलब जर्मेनियम बोल रहा है कि मेरा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, मैं उसमें रहूँगा। लेड बोलता है कि भाई मेरा +2 ज़्यादा स्टेबल है। तो ये जो कहानी ये क्यों है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। और PbI4 बनता ही नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ पहले कि PbI4 बनता है या उसकी स्टेबिलिटी बनता ही नहीं है। क्यों? लेड और आयोडीन के बीच में अगर 4 बॉन्ड आपको बनाने हैं तो उसके लिए उसको हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट कैसी होगी इसकी 6s2 और P2, ठीक है। 4 बॉन्ड बनाना है तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ेगा, फिर उनको हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा। उसमें जो इतना खर्चा हो जाता है, लेड और आयोडीन का बॉन्ड इतना वीक होता है कि ऐसा मान लो कि आपने इसका बॉन्ड बनाने में 100 रुपये का खर्चा कर दिया और जब बॉन्ड बना तो 60 की एनर्जी रिलीज हुई। तो खर्चा 100 का किया था, मिले वापस 60, तो नुकसान हो गया ना यार ये। तो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं हुआ। तो इसीलिए कि वीक lead iodine bond cannot compensate for the excitation of the 6s electron, तो PbI4 does not exist। तो except CCl4 बाकी सभी जो टेट्राक्लोराइड्स हैं वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। CCl4 क्यों नहीं होता? अरे बॉस, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे SiCl4 है, ठीक है, तो सिलिकॉन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, तो 4 बॉन्ड बना रखे हैं, पर कोई गेस्ट आ जाए तो उसको रखने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल हैं, तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और उसके साथ पहले एक बॉन्ड बनेगा 5वां। कार्बन वो 5वां बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है। इसीलिए कार्बन नहीं आपका कर पाएगा CCl4 में हाइड्रोलिसिस, बाकी के टेट्राहाइड्स कर लेते हैं, ठीक है। तो एक एक हाइड्रोलिसिस से क्या हो जाएगा, Cl हट के OH लगता रहेगा, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद SiCl4 से बन जाएगा SiOH4, दैट इज सिलिसिक एसिड। देन कैटिनेशन प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप घटती जाती है और जर्मेनियम और टिन की ऑलमोस्ट बराबर होती है। लेड कैटिनेशन शो ही नहीं करता है। देन डायमंड, सारे कार्बन sp3 हैं, ग्रेफाइट से ज़्यादा डेंसिटी है, लेस स्टेबल देन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये इसका टेस्ट भी होता है, डायमंड, ओरिजिनल डायमंड को चेक करने के लिए उसकी थर्मल और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट में सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास रहता है, तो इसलिए उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो कंडक्ट कर लेता है, ठीक है। देन लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है आपका ग्रेफाइट, स्लिपरी होता है टच करने पे, और इसको एज ए ल्यूब्रिकेंट भी यूज़ कर लेते हैं। फुलरीन्स लाइक C60 बेसिक है ना, बकमिंस्टर फुलरीन, इसमें 20 हेक्सागन होते हैं और 12 पेंटेगन होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और C60 एरोमेटिक कंपाउंड है। देन कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस, ओडरलेस, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो कार्बन प्लस O2 का जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और इवन फॉर्मिक एसिड को अगर आप H2SO4 से हीट करो, H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी निकाल देता है उसमें से, तो पानी निकाल के CO को छोड़ देगा, ठीक है। देन कार्बन को H2 से आप स्टीम के साथ हीट करोगे तब भी आपका CO+H2 बनता है, दिस इज कॉल्ड वाटर गैस। ये इसकी कमर्शियल प्रेपरेशन है, ठीक है। देन 2C + O2 + 4N2 गिव्स यू CO+N2, दिस इज प्रोड्यूसर गैस, ओके। देन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पढ़ा ना आपने, कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक होती है गैस ना, बंद कमरे में अंगीठी जलाने से या आग जलाने से क्या होता है, कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाता है और उससे आपको बेहोशी हो सकती है और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रीथ करते हैं तो वो हमारे ब्लड में जाके हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड कर जाता है। तो हीमोग्लोबिन बोलता है कि मुझे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना था, पर ऑक्सीजन से ज़्यादा प्यार वो करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बनता है, उसके बनने की प्रोबेबिलिटी या उसके बनने की जो टेंडेंसी है वो 300 टाइम्स ज़्यादा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। क्यों? क्योंकि इट इज़ 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड को सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, जिससे आपकी बॉडी की टिश्यूज़ मरना स्टार्ट कर जाएंगे। और वैसे ऑक्जेलिक एसिड को अगर आप कंसनट्रेटेड H2SO4 से हीट करते हो, ये भी डिहाइड्रेट करता है उसको, तो एक वाटर निकाल देगा, तो एक CO2 बचेगा और एक CO बचेगा। तो ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार और भी रिएक्शंस के थ्रू पूछा जा सकता है, उसको याद रखें। देन Fe2O3 + CO, आयरन + 3CO2, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होती है, क्योंकि CO को अल्टीमेटली CO2 में ऑक्सीडाइज होना है, तो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है, इसलिए दूसरों को रिड्यूस कर सकता है। जिंक ऑक्साइड को भी CO के साथ आप रिड्यूस करके जिंक में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मतलब आयरन और जिंक के ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट कंबशन से बनता है। अब हाइड्रोकार्बन को जलाओ, लकड़ी को जलाओ, है ना, तो उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्रोवाइडेड इट इज़ अ कंप्लीट कंबशन। लैब प्रेपरेशन कैसी होती है इसकी? कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से ट्रीट किया, CaCl2 + CO2 + वाटर,
रिएक्शन आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। और कमर्शियल, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 आपको मिलता है। और CO2 प्लस वाटर कंबाइन करके H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, जो कि काफ़ी वीक एसिड है और ये 2 स्टेप में टूटता है। पहले टूटता है HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और HCO3 नेगेटिव फर्दर टूटता है H पॉजिटिव प्लस कार्बोनेट। तो ये जो बफर इसमें बनता है, ये बफर सिस्टम ब्लड का pH लेवल मेंटेन करके रखता है, ये याद रखिएगा। देन कार्बाइड्स, कार्बाइड्स क्या होते हैं? कार्बन के साथ बाइनरी कंपाउंड, मतलब किसी भी एलिमेंट के कार्बन के साथ जो कंपाउंड बन रहे हैं वो उसके कार्बाइड्स हुए, ठीक है। तो कार्बाइड्स आपके आयनिक होते हैं, कोवलेंट होते हैं, इंटरस्टिशियल होते हैं। आयनिक में क्या होगा? कार्बन और एक स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, लाइक एल्यूमिनियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। कोवलेंट में कार्बन प्लस नॉन मेटल, लाइक CH4, ठीक है। तो CH4 क्या हुआ? हाइड्रोजन का कार्बाइड। CO2 ऑक्सीजन का कार्बाइड, CH2 सल्फर का कार्बाइड। ओके, तो CH2 को सल्फर का कार्बाइड बोल दो या कार्बन का सल्फाइड बोल दो। CO2 को ऑक्सीजन का कार्बाइड बोल दो या कार्बन का ऑक्साइड बोल दो, ठीक है। SiC, B4C एट्सेट्रा। इंटरस्टिशियल में क्या होता है? ये D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स के जो स्ट्रक्चर होता है, लेटिस स्ट्रक्चर, उसके बीच में जो खाली खाली जगह होती है ना, इंटरस्टिशियल वॉइड्स, वहाँ जाके फंस जाता है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, ठीक है। लेकिन टंगस्टन कार्बाइड वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हार्ड मटेरियल। तो देखिए, एल्यूमिनियम और बेरिलियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करें तो CH4 बनता है, इसलिए इनको मिथेनाइड भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बाइड को पानी से ट्रीट करेंगे, हाइड्रोलाइज होगा तो वो एसिटिलीन गैस देता है, उसको लोग एसिटालाइड भी बोलते हैं। और मैग्नीशियम का कार्बाइड Mg2C3, ये प्रोपाइन देता है, इसलिए इसको प्रोपाइनाइड भी कहते हैं। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू सिलिका, SiO2। SiO2 जो सिलिका है, इट इज़ नॉट जस्ट अ कंपाउंड, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है, 3D नेटवर्क सॉलिड है ये। इसमें एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, वो आगे और आगे जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से एक इन्फानाइट बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता जाता है, ठीक है। इट्स अ 3D नेटवर्क सॉलिड। क्वार्ट्स, क्वार्ट्स एक पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल है जो प्रेशर सेंसिटिव होता है। थोड़ा सा भी प्रेशर वेरिएशन होगा तो उसको ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, तो ये सेंसर्स में यूज़ किया जाता है। तो SiO2 को HF से ट्रीट करेंगे तो SiF4 प्लस वाटर, SiO2 को NaOH से ट्रीट करेंगे तो Na2SiO3, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स क्या है? बेसिकली ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर है, ठीक है। इसमें R2SiO का रिपीटिंग यूनिट रहता है, ये यूनिट रिपीट होता रहता है क्योंकि ये पॉलीमर है, पॉलीमर में रिपीटिंग यूनिट तो चाहिए, ठीक है। देन CH3Cl प्लस सिलिकॉन, कॉपर की प्रेजेंस में आप हीट करेंगे तो पहले बनता है CH3SiCl3, मतलब RSiCl3, है ना, ट्राई क्लोराइड। ओके, फिर डाइक्लोराइड वाला भी बनता है उसमें, मोनोक्लोराइड वाला भी बनता है उसमें, गॉट इट। तो इस तरह से इसके आपके डिफरेंट डिफरेंट इसमें कंपाउंड बनते हैं। देन जो डाइक्लोराइड वाला है, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दोनों Cl हटा के 2 OH लग जाएंगे, 2 OH लग जाएंगे। तो अब जब पॉलीमराइजेशन होगी तो इस तरफ भी हो जाएगी और इस तरफ भी हो जाएगी, तो ये लीनियर बनेगा ये, क्योंकि इधर नहीं हो रही, इधर नहीं हो रही, उधर R ग्रुप लगा हुआ है, वो पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये OH करेंगे। क्यों? क्योंकि सामने एक और OH होगा, उसमें से वाटर निकलेगा और चेन आगे जुड़ती चली जाएगी, तो ये लेफ्ट में भी करेगा, राइट में भी करेगा, तो लीनियर चेन बनेगी। R3SiCl, अब क्योंकि एक ही Cl है, हाइड्रोलाइज कर दिया तो वो OH बन जाएगा, इधर भी R है, इधर भी R है, इधर भी R है, मतलब इन तीन तरफ तो चेन आपकी एक्सटेंड हो ही नहीं सकती, पॉलीमराइजेशन हो ही नहीं सकती। तो ये दो आपके ग्रुप आपस में आमने सामने आएंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये आपका डाइमर बना, एंड हो गया बस कहानी, इसके आगे फर्दर चेन नहीं जा सकती। तो मोनोक्लोराइड आपके डाइमर बनाते हैं, डाइक्लोराइड आपके लीनियर चेन बनाते हैं, और ट्राइक्लोराइड क्योंकि तीन तरफ Cl थे तो तीन तरफ OH बनेंगे हाइड्रोलिसिस के बाद, तो चेन इधर भी भागेगी, इधर भी भागेगी, इधर भी भागेगी, इसलिए यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर, क्योंकि लेफ्ट राइट में हो रहा है, नीचे भी एक और चेन के साथ ही जुड़ रहा है, तो क्रॉस लिंकिंग यहाँ पे होती है, ठीक है। अब यूजेस देखिए, कार्बन कंपाउंड, कार्बन के यूजेस या इनके जो सिलिकॉन के यूजेस हैं, सीलेंट, ग्रीज, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, वाटर प्रूफिंग, सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक इम्प्लांट्स, ठीक है। सिलिकेट्स, सिलिकेट्स का जो मोस्ट बेसिक रिपीटिंग यूनिट है वो है SiO4 4 नेगेटिव, ठीक है। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट नाम जैसे फेल्सपार, जियोलाइट्स, माइका, एस्बेस्टस, दे आर ऑल सिलिकेट्स, ठीक है। जियोलाइट्स क्या होते हैं? दे आर एल्यूमिनो सिलिकेट्स या माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट्स। तो इसमें कुछ एल्यूमिनियम एटम्स को सिलिकॉन से रिप्लेस कर देते हैं इन द 3D स्ट्रक्चर लाइक ZSM5, ठीक है। तो दैट्स इट। तो ये रहा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विक रिकैप ऑफ ग्रुप 13 and 14। आपको अच्छा लगा तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड होम पेज पे आपको कैनवस क्लासेस पे बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, एंड डू डाउनलोड द कैनवस क्लासेस ऐप जिस पे और भी अमेजिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।